चलिए आज से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए आपने पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी कि लाइक दैट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजेंटल से अबव ऊपर की तरफ फेंकते थे तो ज़्यादातर हमारी जो डिस्टेंस थी लाइक दैट वेलोसिटी थी वो टेकन पॉजिटिव थी। डिस्प्लेसमेंट को भी हम बेटा प्लस लेते थे और एक्सीलरेशन को -g लेते थे क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। लेकिन जब बॉल सर्टेन हाइट पर जाने के बाद वो रिटर्न करती थी ग्राउंड की तरफ तो बताते थे कि कोऑर्डिनेट के सिस्टम से डाउनवर्ड अगर ट्रेवल करोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, माइनस होगा। लेकिन हमने बताया था कि आपको चाहे आप ऊपर की तरफ ट्रेवल करें या नीचे की तरफ ट्रेवल करें आपको एक्सीलरेशन हमेशा -g लेना है। ये तो कहानी थी मोशन स्ट्रेट लाइन की। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का मीन्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करें। लाइक दैट हमने एक बॉल ली और उस बॉल को कुछ इस तरीके से थ्रो किया बेटा, तो इस तरीके से थ्रो करने पे ये बन जाता है प्रोजेक्टाइल। लेकिन आप प्रोजेक्टाइल को समझने से पहले ये जान लो कि आखिर मोशन 2D क्या होता है। 2D मोशन का मीन्स होता है कि लाइक दैट कि मैंने यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया इस बोर्ड में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस बोर्ड में आप ड्रॉप कर दोगे तो उसके चलने की पॉसिबल दो ही कंडीशन है, या तो वो x में ट्रेवल करेगा और या तो बेटा वो y में ट्रेवल करेगा। क्या इसके अलावा यहाँ z एक्सेस है? यहाँ पर z एक्सेस नहीं है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉप करते हैं तो इट हैव ट्रेवल इन 2 डायरेक्शंस ओनली। इसी को कहा जाता है मोशन इन 2D और कुछ लोग इसी को काइनेमैटिक्स 2D कहते हैं। इसी को आप दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, इसका नाम है काइनेमैटिक्स 2D। अच्छा ठीक है, तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या बनी? तो अगर थोड़ा आप सोचो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपने बॉल ली और उस बॉल को कुछ इस तरीके से फेंकते हो तो उसकी फेंकने की कंडीशन पे जब आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कहो, प्रोजेक्ट कहो, थ्रो कहो, तो उसको जब हम फेंकते हैं बॉल को तो फेंकते समय हमारा हैंड उस बॉल को फोर्स देता है। इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट को लॉन्च करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए आपने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने से एक फोर्स डाउनवर्ड अर्थ में लगता है। किस वजह से? क्योंकि अर्थ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो बेटा बन गया मोशन अंडर ग्रेविटी। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं इस प्लेस से इसको फेंकता हूं, किस स्पीड से? लाइक दैट u। कितनी स्पीड से? u स्पीड से फेंका। किस एंगल से? हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे। बेटा हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे फेंका तो इस इनिशियल वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट x होगा और बेटा ये वाला कंपोनेंट y होगा। मतलब इस u के दो कंपोनेंट बन गए, एक हो गया ux और दूसरा हो गया uy। ये तो दो कंपोनेंट बन गए। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जांपल है? प्लेन मोशन का। और बेटा प्लेन मोशन के दो एग्जांपल होते हैं। प्लेन मोशन में पहला आता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड बेटा आता है इसका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब देखो प्लेन मोशन के दो एग्जांपल है, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर। आपसे कोई कहता है सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बताइए, तो बेटा सोचो थोड़ी देर कि किसी ऑब्जेक्ट को लेने के बाद अगर आप थ्रो करते हैं तो उसकी डायरेक्शन और स्पीड का मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होते हैं। कैसे? जरा सोचो, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया कुछ इस शेप में, मान लीजिए कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, इसका ये x था, ये y था। जब आपने थ्रो किया तो वो उसने कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। मान लीजिए कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करना स्टार्ट किया। ये मान लीजिए उसका सर्कुलर मोशन हो गया। अच्छा जरा देखो, इस सर्कुलर मोशन में अगर बेटा आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर स्पीड का मॉड कम होगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी आप टॉप पे हो। लेकिन बेटा डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। आपने बॉल को यहां पर आया, ये डायरेक्शन है, बॉल यहां पे आ रही, ये डायरेक्शन पे जा रही, ये यहां पे है, ये डायरेक्शन जा रही है, इस जगह आए फिर डायरेक्शन चेंज हो गई,
इस जगह आए, फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज हो रही है? डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं? मे बी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है और नहीं भी। अगर चेंज होगा तो दैट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, तो ये बनाएगा सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, तो बेटा बन जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे आप एनालॉग वॉच पहनते हैं, तो जब आप घड़ी पहनते हैं तो आपने घड़ी में देखा होगा कि जितनी भी नीडल्स है हमारी, उनका मोशन एग्जैक्ट है। अगर वो 1 मिनट में 60 सेकंड है तो हर 1 मिनट में 60 सेकंड है। अगर वो एक घंटे की बात करें हम, 60 मिनट है, तो हर घंटे में 60 मिनट है। इसका मतलब है क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, लेकिन नीडल की डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही। पहले वो ऊपर थी, वो धीरे धीरे डाउनवर्ड आती है, फिर वो नीचे की तरफ आती है, फिर वो ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब है कि अगर हर पोजीशन पे उसकी डायरेक्शन निकालो तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहली डेफिनेशन में हम ये समझते हैं कि आखिर प्लेन मोशन है क्या। तो प्लेन मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करो, कहां पे थ्रो करना है? थ्रो वर्टिकली, ऊपर की तरफ। कब? जब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और उसकी डायरेक्शन बोथ चेंज कंटिन्यू, दोनों कैसी चेंज होती रहे? कंटिन्यू चेंज होती रहे। अच्छा, कंटिन्यू चेंज होती रहेंगी तो उसको कहा जाता है प्लेन मोशन। पाथ कैसा होता है? पाथ होता है सर्कुलर, जो मैंने अभी बताया। इसमें एक केस क्या है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। हम लोग बेटा मान लेते हैं कि मॉड V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V4, हम लोग लेट कर लेते हैं। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो प्लेन मोशन क्या बना कि जब ऑब्जेक्ट को आप कहां थ्रो करोगे बेटा? थ्रो वर्टिकली। तो थ्रो वर्टिकली करने पे क्या क्या होगा? कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन बेटा बोथ चेंज कंटिन्यू, दोनों कैसी बदलती रहे? कंटिन्यू चेंज होती रहे। अच्छा, कंटिन्यू चेंज होती रहेंगी तो उसके मोशन को, दैट मोशन इज नोन एज, उस मोशन को बेटा हम कहते हैं प्लेन मोशन। क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन। कुछ लोग इसी को यूनी प्लेनर मोशन भी कहते हैं, कुछ लोग इसी नाम को यूनी प्लेनर मोशन भी कहते हैं। आप प्लेन मोशन कहें, आप यूनी प्लेनर मोशन कहें, एक ही नाम है। इसका मतलब है जब हमने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से फेंका तो हर डिस्टेंस पर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड अलग है, और क्या अलग है? उसकी डायरेक्शन। अभी यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है, जब इस पे आया डायरेक्शन ऐसे हो गई, जब ऐसे आया डायरेक्शन ऐसे हो गई, जब नीचे आया डायरेक्शन इधर हो गई, जब इधर आया फिर डायरेक्शन इधर हो गई। कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन ली जाती है, तो डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब किसका एग्जांपल है? क्या है? प्लेन मोशन। और प्लेन मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्लेन मोशन का ही एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। तो प्लेन मोशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब एक्स और वाई में ट्रेवल करे तो उसको प्लेन मोशन कहते हैं। प्लेन मोशन का मीन्स हुआ कि ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करते हैं वर्टिकली, तो थ्रो करने पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और उसकी डायरेक्शन बोथ चेंज कंटिन्यूअसली, दैट मोशन इज नोन एज प्लेन मोशन। और प्लेन मोशन का ही एग्जांपल होता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्लेन मोशन का ही एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। क्लास 9th में आपने सिर्फ डेफिनेशन सुनी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उससे पढ़ाया जाता था कि मॉड चेंज नहीं होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहती है। आप समझ सकते हैं, वॉच पहनते हैं, एनालॉग वॉच में देखिए जितनी भी नीडल होती हैं वो अपना मॉड नहीं बदलती स्पीड का, लेकिन डायरेक्शन चेंज करती हैं। तो क्या मैं इस वर्ड को ऐसे रिपीट नहीं कर सकता था कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि स्पीड मैग्नीट्यूड देता है और वेलोसिटी साथ में उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इसी टॉपिक को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मीन्स स्पीड का मॉड चेंज नहीं हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट लाइज इन एक्स एंड वाई, ऑब्जेक्ट एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। मान लो जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था तो एक्स के कोऑर्डिनेट अलग थे, वाई के कोऑर्डिनेट अलग थे। जब इस पोजीशन पे आया तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, यहां पर बदल गए, यहां चेंज हो गए। तो हर जगह बेटा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट
लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। अब बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बना, ये तो था प्लेन मोशन। इसका प्लेन मोशन का बेटा पाथ ध्यान रखना कैसा होता है, सर्कुलर होता है। प्लेन मोशन का पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। लेकिन प्रोजेक्टाइल का पाथ सर्कुलर नहीं होता, ये पैराबोलिक भी होता है, ट्रेजेक्टरी भी होता है, एलिप्टिकल फॉर्म में भी होता है, लेकिन मेन जो 99% बुक्स कहती हैं वो होता है पैराबोलिक, वो होता है पैराबोलिक। अब प्रोजेक्टाइल में खासियत क्या है बेटा, प्रोजेक्टाइल में खासियत ये है कि आपने एक इनिशियल फोर्स दिया, किस लिए दिया, उसको थ्रो करने के लिए। अभी तक इस वर्ड को आप फोर्स के नाम से नहीं बोलते थे, आप कहते थे कि बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। तो प्रोजेक्टेड का मतलब ही होता है उसको फेंकना, थ्रो करना, और थ्रो करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको फोर्स देना पड़ेगा। तो यहां पर उस वर्ड को उसने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को इनिशियल फोर्स से फेंका गया, लेकिन जब वो मोशन करे तो उस मोशन में अंडर ग्रेविटी मोशन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, अंडर ग्रेविटी। मतलब मैंने फेंका तो उसको ऊपर, बॉल को पकड़ा आपने, कुछ इस शेप में फेंक दिया, तो बेटा उसने थ्रो तो किया इनिशियल फोर्स से, लेकिन एक ऐसा फोर्स है ग्रेविटी की वजह से जो कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड बाय द इनिशियल फोर्स, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया किसके द्वारा, इनिशियल फोर्स के द्वारा, बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अंडर ग्रेविटी। ऐसा नहीं हो कि आप फेंक दो तो ग्रेविटी एरिया से बाहर निकल जाए, तो इट कांट रिप्रेजेंट प्रोजेक्टाइल मोशन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमको इतनी स्पीड से नहीं फेंकना है कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी रीजन को क्रॉस कर जाए या ग्रेविटी को चेंज कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमको कुछ इस तरीके से थ्रो करना है कि जो मोशन है उसका वो अंडर ग्रेविटी रहना चाहिए। तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, और उसके मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन बनेगी कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड बाय इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स का मतलब जो फोर्स उसको क्या कर रहा है, लॉन्च कर रहा है। लॉन्च करने का मीन्स जो फेंक रहा है जिससे आप, बट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अंडर ग्रेविटी, कैसा होना चाहिए, इन अंडर ग्रेविटी, मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कहां, डाउनवर्ड ही लगना चाहिए। दैट मोशन इज नोन एज, उसी मोशन को बेटा हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं उसी मोशन को, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, इसका जो बेटा पाथ होता है वो होता है पैराबोलिक। वो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो बताओ प्लेन मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफरेंस क्या है बेटा। प्लेन मोशन में सिर्फ ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट को जब आप फेंकोगे कहां पर, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाते हुए, तो क्या करेगा, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और बेटा क्या, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहे। तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मोशन कहते हैं। प्लेन मोशन को ही बेटा यूनिप्लेनर मोशन भी कहते हैं। प्लेन मोशन का बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन और बेटा सर्कुलर मोशन। दोनों में डेफिनेशन एक जैसी ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, लेकिन इनिशियल फोर्स जो दे रहे हो ना, इनिशियल फोर्स किस लिए, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। तो इनिशियल फोर्स देने के बाद जब ऑब्जेक्ट हवा में जाता है तो कह रहा है कि अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से उसका मोशन कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है बेटा, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो उस मोशन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के समय पाथ कैसा होता है बेटा, पाथ होता है पैराबोलिक। पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। नोट कर लो। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, तो कुछ इस तरीके से ये थ्रो किया गया, ठीक बेटा। किसी को थ्रो देते हो तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दो,
थ्रो करो, प्रोजेक्ट करो, तो इनिशियल वेलोसिटी नेवर बी जीरो, कभी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। अगर किसी को फेंक रहे हो तो हमेशा किस वेलोसिटी से फेंकोगे? प्रोजेक्शन वेलोसिटी। और प्रोजेक्शन वेलोसिटी किसको कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u होती है। क्या होती है? u। तो बेटा मैंने इसको हॉरिजेंटल से कितने पे फेंका? u से। और हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाया इसने बेटा? थीटा बनाया। अच्छा, जब बेटा ये x कंपोनेंट है तो बताओ प्रोजेक्शन वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या बनेगा? ux। और बेटा y कंपोनेंट क्या बनेगा बच्चा? uy। बोलो बात सही। क्या बेटा x हॉरिजेंटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? पैरेलल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ux इक्वल u cos थीटा? क्यों? x कंपोनेंट क्या होता है? हॉरिजेंटल, cos थीटा। वर्टिकल sin थीटा। तो बेटा uy किसको रिप्रेजेंट करेगा? u sin थीटा। अच्छा ठीक, अब थोड़ा सोचिए, ये बेटा मैक्सिमम हाइट है, ये h मैक्सिमम हाइट है। जब बेटा मैंने इसको ऑब्जेक्ट को फेंका तो फेंकने पर इसके दो कंपोनेंट बने, ये बना x का और एक बना y का। तो बताओ मोशन कौन करा रहा है, x की y? मैंने बॉल पकड़ा, बॉल को ऐसे लिया, ऐसे फेंका। तो जब ऐसे फेंका इस तरीके से हॉरिजेंटल के साथ, ये वाला एंगल हो गया x cos थीटा, ये हो गया वर्टिकल y। तो बताओ x इसको चला रहा है कि y? x चला रहा है। खींच कौन रहा है? ऑब्जेक्ट बॉल को फेंको तो x सामने है और y ऊपर है, तो बॉल ऊपर कहां जाती है? आपने फेंका एक सर्टेन हाइट तक जाती है ना, ऐसा तो नहीं इन्फिनिटी तक चली गई, लेकिन क्या वो x में नहीं जा रही है? जा रही है। तो मतलब बॉल को खींच कौन रहा है? x कंपोनेंट। और y कंपोनेंट क्या दे रहा है? हाइट दे रहा है। आपने ऐसे फेंका, देखो इस बात को विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे समझो, मैंने इसको ऐसे फेंका, ये x ये y, बेटा ऐसे आपने थ्रो किया, ठीक। अच्छा देखो यहां पर गौर से देखो, ये ux और बेटा ये वाला जितने फेंका u, एंगल बेटा थीटा, ये कंपोनेंट uy। बच्चा जब यहां पहुंचे आप तो x तो वैसे भी खींच रहा है जैसे खींच रहा था, x तो अभी भी खींच रहा है, कितने से? ux से। लेकिन बेटा u वैसे ही जा रहा है जैसे जा रहा था, u कितने एंगल पे? थीटा। क्या बेटा ui का जो कंपोनेंट था वो थोड़ा छोटा हो गया? क्यों छोटा हो गया? क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है। और जब बेटा हम टॉप पर पहुंचे, टॉप पर, सबसे टॉप पर, तो टॉप पर पहुंचे तो बताओ ux अभी भी है, अभी भी खींच रहा है, x में खींच रहा है, लेकिन क्या y वाला बचा? y का कंपोनेंट जीरो हो गया। जब आप बॉल को फेंकते हो ना तो एक सर्टेन हाइट तक ही तो जाता है, उस सर्टेन हाइट पे बताओ कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया? वहां पर बेटा कौन सा? फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो गया? जीरो। लेकिन कौन सा बेटा लगातार खींच रहा बॉल को? x वाला। कौन खींच रहा है? x वाला। तो बेटा जरा बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी के टॉपिक में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो बताओ जितनी स्पीड यहां है उतनी बेटा यहां होनी चाहिए कि नहीं? उतनी बेटा यहां होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो बताओ बेटा ये अंडर ग्रेविटी आ गए, ग्रेविटी के अंडर में, तो बताओ x कहां होगा? बेटा दिस इज vx, ये बेटा x। बेटा y कहां है? नीचे, vy। बेटा कितना फाइनल है? v। कितने से बेटा? v। कितना एंगल बच्चा? कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बेटा? थीटा। जो एंगल स्टार्टिंग में था वही एंगल लास्ट में रहेगा। इसका मतलब है कि जब हम बेटा बॉल को फेंक रहे थे तो x वाला कंपोनेंट खींच रहा था, y वाला पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर जीरो। अब फिर y वाला जब नीचे बॉल आई तो फिर y बढ़ा, थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा। जितना नीचे था, जब आपने यहां से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, y वाला कंपोनेंट 10, 9, 8, 7, 6, 0, फिर बढ़ा -1, -2, -3, कब तक? -10 तक। मतलब जब आप बॉल को फेंकते हो बेटा तो x कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये बात ऐसे ना याद रहे तो प्रैक्टिकली आप आ जाओ, कैसे सॉल्यूशन करोगे? तो बताओ बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पहले हम x डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि x में हॉरिजेंटल, हमने आपसे कहा हॉरिजेंटल बताओ, तो बताओ बेटा हॉरिजेंटल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? ux। ओके बेटा ux को क्या लिखते हो बच्चों? u cos थीटा।
ठीक है। मैंने कहा बेटा फाइनल वेलोसिटी बताओ हॉरिजेंटल में, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल यू प्लस ए टी, ओके। तो ये कौन सा कंपोनेंट x x x, तो बताओ बेटा vx किसके इक्वल, ux प्लस ax इंटू टी। बेटा vx नहीं पता, बेटा ux u cos थीटा। बेटा ax कितना है, ax कहां फेंक रहे हो, ऊपर। कौन है ग्रेविटी में, अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां लगती है, वर्टिकल। ग्रेविटी कहां लगती है, वर्टिकल। तो क्या हॉरिजेंटल में कुछ है, नहीं है। तो बताओ ax इक्वल 0, ax इक्वल 0। बताओ ax 0 तो ये पोर्शन कितना 0। बताओ vx किसके इक्वल, u cos थीटा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा, u cos थीटा। बताओ क्या मॉड vx और मॉड ux सेम है, क्या जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल है हॉरिजेंटल में। तो बताओ vx किसके इक्वल, ux के। मैं वही तो कह रहा हूं कि वेलोसिटी x की चेंज नहीं होगी। तो बताओ हॉरिजेंटल का एक्सीलरेशन कितना, 0। हॉरिजेंटल का एक्सीलरेशन कितना, 0। अच्छा, ये तो निकल आई हमारी स्पीड कि फाइनल स्पीड कितनी थी, u cos थीटा। अब मैं कहूं बताओ x का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x की डायरेक्शन में जो आपने थ्रो किया है हॉरिजेंटल में कितना डिस्प्लेस्ड हुई। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, हॉरिजेंटल का डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सेकंड मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा दीजिए। सेकंड क्या होती है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। बताओ s की जगह क्या मान लो, x, क्योंकि x की बात कर रहा हूं, हॉरिजेंटल होता है x, तो आप x मान लीजिए। अच्छा बेटा u कितना, ux इंटू टी प्लस बेटा हाफ एक्सीलरेशन ax टी स्क्वायर। बताओ बेटा ax कितना, 0। x कितना, अंडर ग्रेविटी। तो क्या यहां पर हॉरिजेंटल का एक्सीलरेशन होगा, नहीं होगा। तो बताओ ax कितना, 0। तो बताओ x किसके इक्वल, ux, और ux किसके इक्वल, u cos थीटा इंटू। तो बताओ बेटा x मिल गया कितनी, x मिल गया बच्चा कितना, u cos थीटा इंटू टी। ये कहां का बेटा प्रोजेक्टाइल आया, x का। कहां का मिला, x का। बोलो बात कंफर्म है। अब हम चलते हैं y में। ये तो बात हो गई x की। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई कहे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन कौन देता है, तो ओनली वर्टिकल। हॉरिजेंटल वेलोसिटी बेटा कभी भी बदलती नहीं है। कभी भी जब ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल करो किसी भी एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजेंटल, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करने के दो मेथड है हमारे पास। एक तो ग्राउंड से ग्राउंड होता है और दूसरा हॉरिजेंटल होता है। हम बिल्डिंग के टॉप से नीचे फेंकें वो होता है हॉरिजेंटल, ओके। और हम जब यहां से खड़े होकर फेंक रहे हैं तो ये ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगी, ये होता है ग्राउंड से ग्राउंड, ये होता है ग्राउंड से ग्राउंड। तो हम प्रोजेक्टाइल का पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड। कौन सा है बेटा, ये पढ़ रहे हैं हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड। बोलो बात ठीक है। अभी हम लोग हॉरिजेंटल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड पढ़ रहे हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड का हॉरिजेंटल की स्पीड कितनी बेटा, इनिशियल ux। देखो ux कितना, u cos थीटा। बेटा फाइनल वेलोसिटी vx। फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए u प्लस ए टी। ax 0 क्यों, क्योंकि अंडर ग्रेविटी बात कर रहे हो। तो बताओ ax कहां से निकाल लोगे, ay होता तो निकाल लेते हैं हम। तो बेटा ax 0, तो vx किसके इक्वल, u cos थीटा। क्या बेटा मॉड vx ux सेम है, बिल्कुल सेम है। तो बताओ क्या आपने प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया तो थ्रो करने से क्या हॉरिजेंटल की वेलोसिटी चेंज हुई, चेंज नहीं हुई। तो आ जाओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो मैंने कहा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा u की जगह ux इंटू टाइम हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। ax बेटा 0 क्यों लिखा, समझ गए, क्योंकि अंडर ग्रेविटी है तो x का एक्सीलरेशन होगा नहीं। तो बताओ x इक्वल, s की जगह बेटा x, u की जगह ux और t की जगह बेटा t। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना मिला, x इक्वल u cos थीटा इंटू t। बोलो इतनी बात ठीक है। ये तो बेटा x की बात हो गई। अब हम चलते हैं y की तरफ। अब y में आ जाओ बेटा। अगर हम बेटा बात करें वर्टिकली, ये तो हॉरिजेंटल था, अब हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल लगा लो बेटा। वर्टिकल में हम क्या करें, क्या हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो तो सबको पता है, कितनी है uy, कितनी है
ui। तो बताओ बेटा कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चा, ui। क्या बेटा ui को आप कितना कहते हो, u sin थीटा, बोलो बात ठीक है, u sin थीटा। y का मतलब sin थीटा और x का मतलब cos थीटा, x का मतलब हॉरिजेंटल, y का मतलब वर्टिकल। ओके, अब बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ बेटा। तो बेटा सेम फॉर्मूला vy इक्वल क्या लगाओगे, u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन बेटा क्या लगाएंगे हम लोग, uy प्लस ay इंटू टी, बोलो बात ठीक है। अच्छा बेटा थोड़ा सोचो बेटा, vy इक्वल बेटा uy की वैल्यू u sin थीटा, u sin थीटा। बेटा ay ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है ऊपर और ग्रेविटी कहां, नीचे, तो बेटा माइनस का जी, माइनस का जी क्यों लगाया समझ गए, और बॉल ऊपर है और ग्रेविटी कहां है, नीचे, इंटू टाइम, इंटू बेटा टाइम। लो भैया फाइनल भी मिल गई। अब देखो यहां फाइनल में u sin थीटा माइनस gt है और यहां पर फाइनल सिर्फ क्या थी, u cos थीटा थी। तो बेटा ये हमको मिल गई फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t फ्रॉम द प्रोजेक्शन। फेंकने के t सेकंड बाद y में कितनी वेलोसिटी है, u sin थीटा माइनस gt। इतनी बात कंफर्म हुई। अच्छा बेटा अब इसका डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगा, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा हम y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या इक्वेशन लगाओ, s इक्वल ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके लगाते हैं बेटा, s की जगह y है तो बेटा y मान लो, y एक्सिस का है तो y मान लीजिए। बेटा u की जगह uy इंटू टी, बेटा a एक्सीलरेशन कितना कितना माइनस जी, कितना होगा माइनस जी, तो माइनस 1/2 इंटू जी इंटू बेटा टी स्क्वायर, बोलो बात सही है। अच्छा बेटा ui, तो बेटा y इक्वल ui की जगह u साइन थीटा एक ब्रैकेट में t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। कुछ लोग यही छोड़ देते हैं, आप चाहो यही छोड़ सकते हो। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट मिल गया, मैं सबको अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करिए, ठीक। लेकिन अभी भी बेटा हमको t का टाइम पता है, देखो कहीं लिखा है टाइम, आपने टाइम की वैल्यू निकाली है, देखो x इक्वल u cos थीटा इंटू टी, टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो क्या इस टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं, तो इस टाइम की वैल्यू मैं वहां रख देता हूं। जरा बेटा टाइम की वैल्यू रखो, तो बेटा क्या मिलेगा, y इक्वल u साइन थीटा, बेटा t की जगह बेटा x अपान u cos थीटा, t की जगह क्या लिखोगे, x अपान u cos थीटा, तो बेटा x अपान u cos थीटा माइनस 1/2 g, t की जगह x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इतनी बात सही है। बेटा कुछ कैंसिल, बेटा u से u कैंसिल, बेटा y इक्वल क्या बचा, tan थीटा और ब्रैकेट के बाहर बेटा x बचा। ओके इधर आ बेटा कुछ कैंसिल, कुछ नहीं कैंसिल, तो क्या करूं मैं ऐसे करता हूं, g को ऊपर लिख देता हूं और अपॉन में 2, बेटा इसका ब्रैकेट ओपन करो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बताओ बेटा ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या बचा, ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या बचा, एक्स स्क्वायर, क्या बचा बेटा एक्स स्क्वायर। फिर देखो पुरानी कहानी आ गई जो हमेशा मानी जाती है, आपको भी माननी पड़ेगी, एक्स में लीनियर है और एक्स में क्वाड्रेटिक है। फिर ध्यान सुनना, किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया तो एंगल तो कांस्टेंट होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा यहां से 30 डिग्री फेंकने के बाद ऊपर का तो 45 हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, एंगल कितना रहेगा कांस्टेंट जितने से आप फेंकोगे। बेटा क्या u cos थीटा को देख के तुम्हें याद नहीं आया, ux को कहते हैं u cos थीटा, और अभी तो तुमने कहा कि ux और vx बदलते नहीं, ये देखो vx और ux बदलते नहीं, इसका मतलब ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। बेटा g क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, ओनली x, वेरिएबल कौन है, ओनली x। तो बेटा ये कुछ कह रहा, कुछ कैसा दिख रहा है, कह रहा इसको कांस्टेंट a मान लो और बेटा इस पूरे को कांस्टेंट b मान लो, ये पूरा कांस्टेंट a, ये पूरा कांस्टेंट b, तो बेटा बन गया y इक्वल ax माइनस bx स्क्वायर। क्या बन गया, y इक्वल ax माइनस bx स्क्वायर, और इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला। सो द प्रोजेक्टाइल पाथ इज पैराबोलिक। तो बताओ प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है, पैराबोलिक। कैसा पाथ है बेटा, ये किसकी इक्वेशन है, इट इज
इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेटा ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। तो बताओ जब पैराबोला की इक्वेशन है वो आपने इक्वेशन बनाई है तो भैया पाथ भी कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक। कैसा पाथ होना चाहिए? सो हेंस प्रूव्ड, आप लिख सकते हो सो क्या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बताइए प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है? पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है? पैराबोलिक। पेपर में क्वेश्चन जब आता है तो ऐसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डिफाइन दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। प्रूफ करो कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। तो आपको स्टार्टिंग यहां से करने के बाद आप यहां पे एंड करना होगा और नीचे लिखना होगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला सो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। बहुत कंफर्म है? ठीक है, नोट कर लें। देखिए एक फायरमैन है, एक फायरमैन एक जो बिल्डिंग 50 मीटर अवे, यहां पर बेटा एक फायरमैन खड़ा है और बिल्डिंग की डिस्टेंस बेटा 50 मीटर है। कह रहा इस बिल्डिंग में बर्निंग बिल्डिंग मतलब इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो कह रहा यहां से वाटर का स्ट्रीम जो पानी फेंक रहा है वो शायद 40 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड से, वो भी बेटा हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री में, हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री में। तो कह रहा बताओ आखिर बिल्डिंग की हाइट कितनी है? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? तो देखो बेटा अगर थोड़ी देर दिमाग लगाओ, इस बिल्डिंग को ऐसे बढ़ा लो तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसे स्ट्राइक करेगा पानी ऐसे जाएगा, स्ट्राइक करेगा तो धीरे 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 कहीं पानी नीचे भी गिरेगा। अगर ये बिल्डिंग ना हो तो एज्यूम करो कि अगर यहाँ बिल्डिंग से वाटर स्ट्राइक कर रहा है, अगर बिल्डिंग ना होती तो पानी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल में चलता। तो अब सोचो बेटा हम इसको दो तरीके से लगा सकते थे। हम चाहते तो पहले एक्स वाला निकालते, फिर वाई वाला निकालते, टाइम निकालते, बार बार उसको चेंज करते। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो पहले x दिया है 50, ये x दिया है 50x का, बेटा u cos थीटा, u आपको पता है 40, बेटा u यहां पर दिया है 40 मीटर पर सेकंड और x आपको दिया है 50 मीटर। मैंने x को 50 माना क्योंकि मैं यहां से पानी फेंक रहा हूं वो बिल्डिंग पे। तो हॉरिजेंटल रेंज कितनी, डिस्टेंस कितनी बेटा बिल्डिंग से हमसे 50 मीटर। तो बेटा चाहो तो आप यहां से टाइम निकाल के, इस इक्वेशन से टाइम निकाल के यहां पे रख सकते हो। एक ये मेथड है आपके पास लगाने का। आप इससे नहीं लगाना चाहते कि नहीं हम इससे नहीं लगाएंगे, चाहो तो सीधा सीधा इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप उस इक्वेशन में रख लीजिए। कैसे? y इक्वल tan थीटा x माइनस g अपान 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू बेटा x स्क्वायर। बताओ बेटा थीटा कितना है 30 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 tan 30। तो यहां पर हो जाएगा tan 30 बेटा x कितना है 50 मीटर माइनस बेटा g कितना है 10 अपान 2 बेटा ये u cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो बेटा u cos थीटा कितना, तो u है 40 और cos 30, तो cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2 का बेटा होल स्क्वायर, ओके, इंटू बेटा x स्क्वायर करोगे तो x बेटा 50 है 50 का स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लगा सकते हो, आगे सॉल्यूशन कर लीजिए। तो कैसे बेटा इसको करें, तो यहां पर बेटा tan, तो y इक्वल tan 30 होता है 1/√3 इंटू बेटा 50 माइनस बेटा माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 50 अपॉन में बेटा ये 2 2 जा 4 बच्चा चला जाएगा ऊपर की तरफ, 2 2 जा 4 हो गया। यहां पर बेटा 2 है बेटा 40 इंटू 40 हो गया, 40 इंटू 40 हो गया और बेटा √3 का स्क्वायर बेटा 3 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल यहां पर बेटा 50/√3 हो गया माइनस बेटा यहां सोल्यूशन करो तो बेटा ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 5 जो बेटा 10 हो गया। तो ये ऊपर रिमेनिंग कितना बचा, ये 4 है अपॉन में अभी, तो 5 5 25 और 25 5 जा 125,
ठीक है। 125 अपॉन में बच्चा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 बेटा 50 बाई रूट 3 तो 50 बाई 1.7 माइनस 125 बाई 12। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं एलसीएम से करना है आप स्पेशली इंडिविजुअल सॉल्व कर लीजिए। इसको बेटा हटाया 0 लगा दिया बेटा 17 3 जा 51 होता है, 17 3 जा 51। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि सीधे 30 टाइम्स चला गया, वैसे 30 टाइम नहीं होगा, अप्रॉक्स में चलो 29 ले लेता हूँ, 29 बेटा ये 12 तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 10.4, 10.4। तो बताओ बेटा कितना बचा, 29 में 10 मान लो, अप्रॉक्स 10 भी कर लो अगर, तो 29 में 10 चला गया तो 19 मीटर। तो भैया बिल्डिंग कितने हाइट की है, जहां बिल्डिंग में वाटर स्ट्राइक करेगा वो कितनी हाइट पे वाटर स्ट्राइक कर रहा है, 19 मीटर। ग्राउंड से 19 मीटर के हाइट पर वो वाटर बिल्डिंग से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो आप चाहते तो ऐसे लगा सकते थे, अगर आपको दिक्कत थी तो पहले आप x इक्वल u cos थीटा इंटू टी से, यहां से बेटा x पता था, u पता था, थीटा पता था, यहां से बेटा आप t निकाल लेते और t निकालने के बाद आप इस इक्वेशन में रख देते। u बेटा 40 sin 30, ये t आप वहां से लाएंगे और हाफ जी टी स्क्वायर, टी वहां से निकलेगा। तो चाहो तो आप ऐसे लगा लीजिए, या आपको सीधे सीधे पैराबोलिक इक्वेशन पता है प्रोजेक्टाइल की तो आप उसमें रख लीजिए और रखने के बाद सीधा सोल्यूशन कर लीजिए। ओके, तो कल हम लोग इसके आगे बात करेंगे, हाइट, रेंज और टाइम की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।